हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखें हम जो पढ़ेंगे वो इंडियन जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को हम करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, सब राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए जो राजस्थान की सभ्यता है आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में ये स्थित है आहड़ सभ्यता। इसे हम ताम्रवती नगरी के रूप में जानते हैं और इसके अन्य नाम अगर देखें तो आघाटपुर, धूलकोट या बनास संस्कृति भी इसे ही कहा जाता है। धूलकोट, बनास संस्कृति और आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, तो ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी आहड़ सभ्यता के नाम हैं जो उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे ये स्थित है। इसकी खोज जो है वो 1953 में 1953 में किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी और फिर 1961-62 में 1961-2 में जो HD सांकलिया जी हैं उनके नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं आहड़ सभ्यता से संबंधित। तो राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो देखिए महाराणा जगत सिंह के बाद में उनके पुत्र थे कौन? महाराणा राज सिंह। राज सिंह जो है वो गद्दी पर बैठे थे महाराणा जगत सिंह के बाद। महाराणा जगत सिंह का अगर शासनकाल देखें तो 1628 से लेकर के 1652 तक इनका शासनकाल था। उसके बाद में 52 से लेकर के 80 तक 1652 से लेकर के 1680 तक जो है वो महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा राज सिंह। देखिए महाराणा राज सिंह ने जो है मुगल साम्राज्य के खिलाफ काफ़ी सारी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और मुगलों के काफ़ी सारे क्षेत्रों को भी इन्होंने जीता था। इन्होंने कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया और राज प्रशस्ति का निर्माण भी महाराणा राज सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक माने जाते हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने इस बुक में स्पष्ट लिखा है कि जो चालुक्य साम्राज्य है और चौहान है उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा थी, चालुक्य और चौहान साम्राज्य के बीच में जो प्रतिस्पर्धा थी उसका फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया और उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किए, इनकी प्रतिस्पर्धा के कारण मोहम्मद गोरी को भारत पर सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये बुक जो है दशरथ शर्मा की और दशरथ शर्मा में इसने इस बुक में जो बताया है वो चालुक्य और चौहान राजाओं की प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया है जिससे कि मोहम्मद गोरी को जीत प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो देखिए शासक बनने से पूर्व जो है महाराणा प्रताप हैं वो कीका के नाम से जाने जाते थे। महाराणा प्रताप को जो है वो कीका कहकर पुकारते थे। कीका जो क्या होता है कि जो भील लोग होते हैं उनमें छोटे बालक को कीका कहा जाता था और महाराणा प्रताप उस एरिया में रहते थे तो भीलों के बीच में, तो इसलिए उनको कीका कहकर पुकारा जाता था। देखिए महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ। महाराणा प्रताप जो है उनका शासनकाल 1572 से 1597 माना जाता है। पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता थी उनकी जयवंत बाई। पत्नी का नाम अगर देखें तो अजब दे पंवार और उनके पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। भाई थे इनके शक्ति सिंह। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। आयु इनकी टोटल अगर देखिए तो 57 वर्ष की आयु, लगभग 57 यानी 56 वर्ष 9 महीने तक ये रहे थे। शासनकाल इन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया था। महाराणा प्रताप जो है वो कौन से वंश के थे? तो महाराणा प्रताप जो है सिसोदिया राजवंश के थे। और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो है कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग है कटारगढ़। कटारगढ़ के कौन से महल में? बादल महल में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना अंदर की देखिए कुंभलगढ़, फिर कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर भी एक बादल महल जिसमें कि 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1957 को
इनका जन्म हुआ था। अब देखिए महाराणा प्रताप के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनका जन्म जो है 1597 विक्रम संवत हुआ था और मृत्यु जो है 1597 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों ये विक्रम संवत 97 में था और ये ईस्वी 97 में था। तो ये इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप के बारे में। इन्हें बचपन का नाम कीका था। अब कीका जो भीलों में छोटे बालक को कहते थे। महाराणा प्रताप को, अब ये महाराणा प्रताप की उपाधि है। कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहकर पुकारा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप को और अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? हिंदुआ सूरज कहते हैं इन्हें। हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है महाराणा प्रताप को। तो ये महाराणा प्रताप की उपाधि आपको ध्यान रखनी है। इनका राज्याभिषेक जो है वो 32 वर्ष की आयु में 1572 में हुआ था। ये मेवाड़ के 54 नंबर के शासक बने थे। और दरबारी का भी ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है चक्रपाणी के बारे में। तो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान एक चक्रपाणी मिश्र थे और एक जीवधर। चक्रपाणी मिश्र जो हैं उन्होंने मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ जिसमें कि 9 अध्याय बताए गए हैं, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श जैसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन HM 2018 में। चक्रपाणी मिश्र हैं, उन्हें 4 वेदों, षट दर्शनों और धर्मशास्त्रों का उन्हें ज्ञान था और ये जो है वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। जीवधर ने जो है वो रचना की थी अमरसार ग्रंथ की। तो ये जीवधर की महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जालोर पर 1311 में इन्होंने आक्रमण किया था। तो इसका नाम जो रखा था इन्होंने जलालाबाद रखा था। जब इन्होंने जालोर पर आक्रमण किया तो वहां के शासक थे जालोर के कानड़ देव। कानड़ देव जो है वो जालोर के शासक थे और पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध में और नैनसिरी ख्यात में जो है इसके बारे में ऐसी किंवदंतियाँ मिलती है कि जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन की एक बेटी थी, उस बेटी को जो है ये कानड़ देव हैं इनके पुत्र थे कौन? विरम से इनको प्रेम हो जाता है। तो जो अलाउद्दीन की बेटी थी वो विरम से शादी करना चाहती थी, परंतु विरम जो है एक तुर्की लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे, जिससे कि दोनों राज्यों में तनाव उत्पन्न हुआ और इस तनाव की वजह से अलाउद्दीन ने जो है वो जालोर पर आक्रमण कर दिया और इसे जीत लिया। जीतकर इस दुर्ग का नाम रखा गया। इन्होंने जालोर को जीतकर इस जालोर का नाम जलालाबाद रखा। तो ये ऐसी किंवदंतियां प्राप्त होती हैं कानड़ देव प्रबंध से, पद्मनाभ के द्वारा जो रचित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो देखिए पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसे इन्होंने स्थापत्य कला का मोती कहा है और कलात्मक रत्न भी कहा है। कलात्मक रतन बी पर्सी ब्राउन के द्वारा इसे जो तुर्की सुल्ताना का महल या कोठी इसे कहते हैं। ये जो इमारत है ये रुकैया बेगम या फिर सलीमा बेगम के लिए बनवाई गई थी। तो पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती या फिर कलात्मक रत्न नाम दिया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में हरिपुरा में ये अधिवेशन हुआ था और इस हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी ने जो है गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को चुना गया अध्यक्ष पद के लिए। तो इसमें हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे गांधी जी के द्वारा। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 51वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी थे? तो देखिए वीर भारत सभा की स्थापना वो होती है 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारठ के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से। ये गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो देखिए ये पहले भी मैंने आपको करवाया था। मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये है, मैंने 12th क्लास की जो आपको हिस्ट्री की बुक पढ़ा रही है, जो अपना चल रहा है सीरीज, उसमें मैंने आपको बहुत बार मतलब
वो बहुत सारे साहित्य बताए थे, जिसमें मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये सभी बताए थे। ये रचना है विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचनाएं हैं दोनों ही, तो ये आपको ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो देखिए, ये जो कथन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, स्वराज जो शब्द है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की ही देन है। इन्होंने कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये जो विचार दिए थे, ये दिए थे हमें किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर महल निम्न में से किस किले में अवस्थित है? तो देखिए, जहांगीर महल जो है वो आगरा के किले में स्थित है। आगरा के किले में जहांगीर महल है वो स्थित है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1570 ईस्वी में किसके द्वारा? अकबर के द्वारा सलीम के रहने के लिए करवाया गया था। सलीम मतलब जहांगीर ही है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ था। इसमें हिंदू और मुस्लिम शैली का सर्वश्रेष्ठ समन्वय है। किसमें? ये महल में। तो ये आगरा में स्थित है। और किसके लिए? जहांगीर महल। जहांगीर मतलब सलीम का ही नाम जहांगीर, बाद में पहले सलीम था और फिर बाद में उन्हें जहांगीर के नाम से जाना गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणेश्वर की सभ्यता स्थल है, कौन सा स्थल है गणेश्वर? तो देखिए, गणेशवर जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता है गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पर पड़ती है? तो ये सीकर जिले में नीम का थाना में ये स्थित है। नीम का थाना सीकर में ये सभ्यता स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। कांतली नदी, ये ध्यान रखना है आपको, कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी माना जाता है। और गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहलाती है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ताम्रवती नगरी जो है आहड़ है और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ये देखिए मैंने आपको ये करवा दिया। तो ये गणेश्वर हड़प्पा कालीन है। आगे देखिए, डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इसका काल जो है 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। किसने? डीपी अग्रवाल के द्वारा। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। इसको ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। तो ताम्र संचयी संस्कृति भी किसे? गणेश्वर को ही कहा जाता है। इसमें कृपी वर्णी मृद भांड मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन, मछली पकड़ने का कांटा, ये मछली पकड़ने का कांटा जो है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी कहाँ से मिला है? गणेश्वर से। ये सभी चीजें गणेश्वर से प्राप्त हुई है। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए वृत्ताकार पत्थर के बांध भी यहाँ बनाए गए थे। मकान पत्थरों से निर्मित नहीं बल्कि किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित यहाँ पर मकान जो है मिले हैं। पत्थरों का प्रयोग इनमें नहीं हुआ है। यहाँ पर तांबे के उपकरणों में तांबे की मात्रा जो है 99% है, इसीलिए ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और इसको कांस्य युगीन ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये अभी हमने पढ़ लिया था। अगला प्रश्न है, भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए, भोजी जो लंबरदार हैं वो संबंधित थे कौन से? भरतपुर आंदोलन से संबंधित हैं भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार क्या था? ये इन्होंने खालसा भूमि के अंतर्गत ये किया था। देखिए, व्याख्या मैंने यहाँ दी है इसके लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि के अंतर्गत लंबरदार और पटेल व्यवस्था अस्तित्व में थी। अब भरतपुर राज्य में 1931 में नई भूमि बंदोबस्त लागू की गई। कब की गई? 1931 में, जिसमें कि भू राजस्व में वृद्धि हो गई। लंबरदारों और पटेलों ने इसका विरोध किया क्योंकि विरोध किस लिए किया? क्योंकि इन्हें भू राजस्व वसूली में बड़ी कठिनाई का सामना इन्हें करना पड़ रहा था, क्योंकि किसान जो है वो लगान देने में असमर्थ थे। अब खेती ही नहीं होगी तो वो बेचारे लगान कहाँ से देंगे?
तो क्या हुआ कि 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसानों ने भरतपुर में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और भरतपुर के किसानों में मलबा, पतवार, हट पटेल आदि जो लागतें थी वो वसूली की जाती थी। तो ये इसीलिए भोजी लंबरदार ने जो है वो भरतपुर आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। किसानों के नेतृत्व में इन्होंने 500 किसानों की एकत्र होकर वहाँ पर इन्होंने सभा की थी और फिर इन्होंने 1931 में भोजी लंबरदार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो देखिए जीन भद्र सूरी भंडार है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये स्थित है। जैसलमेर जिले में जीन भद्र सूरी भंडार स्थित है। इसमें क्या है कि विभिन्न प्राचीन जो वस्तुएं हैं और जो जैनियों की धार्मिक ग्रंथ है वो यहाँ प्राप्त हुए हैं। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है ये कि ये संभवनाथ मंदिर है, संभवनाथ मंदिर है जैसलमेर में। वहाँ क्या है बेसमेंट में यानी मंदिर के नीचे बना हुआ है ये संग्रहालय है। और ये अगर पूछे क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है ये, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय माना जाता है। संग्रहालय कहाँ पर है? जैसलमेर में जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। अगला प्रश्न है कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण क्या कहलाता है? तो देखिए नाथ द्वारा की तो क्या प्रसिद्ध है आप सभी को पता है, पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो नाथ द्वारा की पिछवाई चित्रकला है वो श्रीनाथ जी भगवान का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर, वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण की उपासना के लिए एक पारंपरिक कला है ये पिछवाइयाँ। इसमें क्या होता है कि एक बड़े कपड़े के ऊपर प्राकृतिक रंगों और सोने चांदी से यहाँ चित्रकला यानी कि उनकी जो झांकियाँ हैं उनको सजाया जाता है, जिसमें कृष्ण लीला और अन्य धार्मिक चित्र जो हैं इसमें दिखाए जाते हैं पिछवाइयों में। अगला प्रश्न है सोने की सूक या जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सोने की जो सूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सोने की जो सूकिया दिलवारा और ये पेटी है ये राजस्थान की पहली सोने की खादान है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की पहले सोने की खादान है और ये जो है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान की पहली सोने की खादान बांसवाड़ा में स्थित है, सूकिया जगपुरा और दिलवारा। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो देखिए अनुप्रस्थ बालुका स्तूप यानी कि ट्रांसवेज जो सैंड ड्यून होते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। ये जो होते हैं वो हवा की दिशा के लंबवत होते हैं ये बालुका स्तूप। मोस्टली जो है थार रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं, थार डेजर्ट में। और इसमें जो है वो कौन कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं? बरखान और जो परवलई बालुका स्तूप है यानी पैराबोलिक सैंड ड्यून यानी परवलई वो पाए जाते हैं और एक बरखान पाए जाते हैं। तो बरखान जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं, इस तरीके के होते हैं, और जो परवलई होते हैं वो यू आकार के होते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, डेजर्ट में ये पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। अगला है एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों पर सही समूह को चिन्हित हमें करना है कि किस व्यक्ति को जो है हम अयोग्य मान सकते हैं अगर वो मताधिकार के रूप में। तो देखिए चित्तवृत्ति, अपराध और गैर निवास, दिवालियापन, अवैध आचरण, अपराध, भ्रष्ट आचरण, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास। तो देखिए जो है वो इसमें ये माना जाएगा कि अपराध वृत्ति हो, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, और गैर जो निवास है उसमें भी ये भी इसमें शामिल नहीं होता। तो नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के लिए है कि इसमें ये सारी चीजें हो तो वो मताधिकार के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का माना जाता है।
3 वर्ष का कार्यकाल होता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना 3 वर्ष का, और अध्यक्ष इसका जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, मनोनीत सदस्य होता है। तो ये ध्यान रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ सहायक नदियां हैं। अभी देखिए लूनी रिवर तो मैंने आपको रिसेंटली अभी पढ़ाई है, तो आपको याद होगा, तो पहला ही गलत हो जाता है। लूनी रिवर की पार्वती जो है वो सहायक नदी नहीं है। लूनी रिवर की सहायक नदियां मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको जरूर देखिएगा। राजस्थान का आबोहा तंत्र की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही है, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपके लिए उसमें लेकर आई हूँ। देखिए लूनी की सहायक नदियां जैसे जवाई है, सुकड़ी है, गुहिया है, बांडी है, जोजड़ी, लीलड़ी, सागी, ये लूनी की सहायक है। परंतु पार्वती जो है वो लूनी की नहीं बल्कि किसकी सहायक है? चंबल रिवर की सहायक है। चंबल की सहायक है पार्वती। बाकी काली सिंध जो है आहू की है, बनास कोठारी, चंबल जो है मेज, चंबल की सहायक मेज है। तो ये सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो देखिए ये जो मिशन है, ये मिशन भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया नमामि गंगे प्रोग्राम, यानी गंगा को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ये फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया था, नमामि गंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण जीके के इंडियन और इंडियन जीके आप मान सकते हैं। बाकी राजस्थान के तो सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।